नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। और आजमगढ़ जिले से ये बड़ी खबर है, जहां दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है और 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस जुर्माने की रकम से 1.5 लाख पीड़ित के परिजनों को भी मिलेंगे। आपको बता दें कि मुबारकपुर थाना के इब्राहिमपुर में विगत 24 नवंबर 2019 को ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें 2 अन्य बच्चे गंभीर हुए थे और गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस घटना में पति पत्नी व बच्चे की निर्मम हत्या हुई थी और हत्यारोपित नजरुद्दीन को रामेंद्र सिंह की पास को विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा का आज फैसला सुनाया है। बता दें कि घटना के बाद गिरफ्त में आए आरोपी नजरुद्दीन ने अपने जुर्म को भी कबूला था। और अंबेडकर नगर जनपद से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां टांडा नगर पालिका में एक हैरत अंगेज कारनामे का लाइव वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस फोर्स और अधिकारियों के सामने ही गुलबंद होकर इलाके के सभासद पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले में जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। गंभीर रूप से सभासद घायल हो गए हैं। अब वीडियो या सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। बता दें कि नगर में अवैध अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका कर्मचारी के साथ नायब तहसीलदार व पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये हमला हुआ है, जिसमें महिलाओं ने जमकर हंगामा करते हुए अधिकारियों पर घूस लेकर अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाकर घंटों ड्रामा किया और ये हाई प्रोफाइल ड्रामे की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है और उसके बाद सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। ये मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र के नैपुरा इलाके का बताया जा रहा है। तो तस्वीर आपके सामने है, जो टीवी 20 न्यूज पर हम अंबेडकर नगर जनपद से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं और 1-2 बच्चे मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। फिलहाल महिला कांस्टेबल के द्वारा महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन पर स्थानीय महिलाएं और कुछ लड़के कैसे हमला कर रहे हैं। तुम लोग हटो पीछे निजामाबाद तहसील क्षेत्र के रुआ में यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में आज 6वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम से दर्शकों का मन मोह लिया। वही बीटीसी की छात्राएं कव्वाली के गाने पर बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत की, जिसको सभी दर्शकों ने सराहा और पुरस्कार भी दिए। वही कॉलेज के प्रबंधक अब्दुल्ला खान ने कहा कि हमारा कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखी काबिलियत बच्चों के अंदर लाकर समाज को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। अपने संबोधन में सीओसी राजेश तिवारी ने मिशन नारी शक्ति पर प्रकाश डाला और बताया कि नारी सृष्टि की मानव की रचना करती है। नारी को हर व्यक्ति आदर्श मानते हुए हर माँ बहन के रूप में देखे तो समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन किया जा सकता है। उप जिलाधिकारी मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी ने महिलाओं को शिक्षा द्वारा आत्मनिर्भर बनाने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला और कोरोना से सावधान रहने, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी निजामाबाद राजीव रतन सिंह व उप जिलाधिकारी मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी, डॉक्टर राजेश तिवारी, COCT, पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव, अबुशाद उर्फ नन्ही शेख, राम नरेश यादव, अमरनाथ विश्वकर्मा, रिजवान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य निजामुद्दीन खान और प्रबंधक अब्दुल्ला खान सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कुछ शब्द रखने के लिए आया। बहुत कम मंच ऐसे मिलते हैं जहां इतनी संख्या में लोग पुलिस और प्रशासन के विचारों से दूर एक अलग दुनिया में खोए रहते हैं और वहां पे आप सभी लोग एक अलग दुनिया के माध्यम से जब लोगों से रूबरू होते हैं
और उस बीच आपको एक पुलिस वाला बीच में आके डिस्टर्ब करता है। वर्दी से हमें मोहब्बत भी है और लोग उससे दूर भी भागने का प्रयास करते हैं। अगर एक रास्ते में कोई पुलिस वाला आपको मिल या रोक दे तो आपके मन में जो ख्याल आते हैं मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं। लेकिन वही पुलिस वाला जब आपके संकट में होते हैं तब वो मिलता है आपसे, तो आपके मन में जो भाव आते हैं मैं उसकी भी कल्पना कर सकता हूं। तब आपको भगवान दिखता है। लेकिन पहले वाली कंडीशन में क्या दिखता है? शैतान कुछ लोग सोच रहे होंगे मन में, आप ही की तरह एक व्यक्ति है जिसके पास वही सारी चीजें हैं जो आपके पास है। बस अंतर इतना है कि दे दिया गया है, एक वर्दी दे दी गई है जिसका रंग खाकी होता है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में अपराधियों व मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अतरौलिया पुलिस की टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के दिशा निर्देशन में सब इंस्पेक्टर माखन सिंह, मैं हमरा एसआई सुल्तान सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार व कांस्टेबल अविनाश कुमार विश्वकर्मा की अवैध वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों तथा चेकिंग व अवैध शराब हेतु चितौनी गांव में मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सिकंदरपुर मोड़ के पास कनैला जाने वाली सड़क पर तालाब के किनारे शिव मंदिर पर कोई मादक पदार्थ नाजायज तरीके से बेच रहा है। जब घेर कर पकड़ लिया गया तो देखा कि वह हाथ में एक प्लास्टिक की बोरी में कुछ संदिग्ध सामान लिया हुआ है। प्लास्टिक की बोरी की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम श्रवण उर्फ भुट्टी निषाद पुत्र जगरूपन निषाद ग्राम रतुआ पार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बताया है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ यानी श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चियों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम उप श्रमायुक्त रोशनलाल द्वारा किया गया। साइकिल पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। उप श्रमायुक्त ने बताया कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण व अगली कक्षा में प्रवेश हेतु श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को विद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु साइकिल वितरण किया गया है, जिससे बच्चे आसानी से अपनी सुविधा से स्कूल जा सकें। कार्यक्रम में उप श्रमायुक्त आजमगढ़, श्रम परिवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे तथा देवेंद्र सिंह की उपस्थिति में 55 श्रमिकों के बच्चों को आज साइकिल वितरित की गई। क्या कुछ कहा उप श्रमायुक्त रोशनलाल ने, आपको सुनवाते हैं। सर, आज किस योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण? संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होते हैं उनके पुत्र पुत्रियों को कक्षा 9, 10, 11, 12 जो भी पास करते हैं उनको अगली कक्षा में विद्यालय आने जाने में सुविधा हो, इसके लिए सरकार ने यह योजना चलाई है। उसके अंतर्गत 55 बाल श्रमिकों के बच्चों को ये साइकिल वितरित की जा रही है। इसके आगामी भी कार्यक्रम हमने और तैयार किया रखा है, तो साइकिल फिर अगले उसमें हम बांटेंगे। सर, योजना की कार्यप्रणाली किस तरीके किन किन तरीके के लोगों को इससे ये जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होते हैं उन्हीं के महिला पुरुष दोनों तरह के जो भी निर्माण श्रमिक होते हैं उनके बालक बालिकाओं को जो कक्षा 9, 10, 11, 12 पास करते हैं और अगली कक्षा में पढ़ने के लिए स्कूल विद्यालय जाना होता है, उसके लिए व्यवस्था। सर, ये कब तक चलेगा? ये इस तरीके ये अनवरत चलता रहेगा। सरकार की जब तक निर्देश है तब तक ये इसको योजना को हम चलाते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि इस योजना से अधिक लोगों को हम लाभान्वित कर सकें ताकि बच्चे अपने सुचारू रूप से अपना अध्यापन का कार्य कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू। प्रदेश सरकार के निर्देश पर एडीजी राम कुमार अपर पुलिस महानिदेशक आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के रानी किसराय साइबर क्राइम थाने का निरीक्षण किया। एडीजी सर्वप्रथम सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें सलामी दी गई। तत्पश्चात एडीजी द्वारा साइबर क्राइम थाने का निरीक्षण किया गया, जिसमें एडीजी द्वारा थाने के समस्त अभिलेखों का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया गया तथा साइबर क्राइम थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से साइबर क्राइम के विषय में चर्चा की तथा उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 साइबर थानों में हो रहे कार्य महिलाओं से संबंधित मामलों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी लालगंज व साइबर क्राइम थाना प्रभारी रानी किसराय व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा एडीजी राम कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, इसके इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ और क्योंकि ये पूर्वांचल का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि साइबर क्राइम पहले से होता रहा है। यहाँ पर जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो मेनली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट
मामले दर्ज होते हैं वो इसी थाने में दर्ज होते हैं और उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन ये थाना करता है। इसी प्रकार के 17 और थाने यानी टोटल 18 थाने पूरे प्रदेश में खोले गए हैं और उन थानों में जो मुख्य इम्पोर्टेंट FIR होती है साइबर क्राइम से संबंधित दर्ज की जाती है। उनके इंस्पेक्शन के लिए मैंने ये पाया कि यहाँ पर करीब 16 FIR दर्ज हुई हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें कुछ में चार्जशीट भी लगा दी गई है और वर्कआउट कर ले गए हैं काफ़ी सारे से। दूसरा मुख्य काम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में है महिला साइबर सेल, जिसमें कि महिलाओं से संबंधित जो भी क्राइम होते हैं अगर उसमें विक्टिम महिला है और वो शिकायत करती है तो महिला साइबर क्राइम सेल उससे डील करती है और जो भी आवश्यकता पड़ती है डिटेल्स की संबंधित सोशल मीडिया हो या फिर बैंक्स हों या फिर उनकी जो एक्यूज है उनकी डिटेल निकाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराना जनपद पुलिस की तरफ से उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर अभी कुछ कंप्लेंट्स आना शुरू हुई है। अभी 8 मार्च से इसका उद्घाटन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। तो इसमें जो कंप्लेंट आना शुरू हुआ है तो उसमें कुछ में कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई इसमें होती रहेगी। इसके अलावा जो जनपद में साइबर क्राइम सेल है उसको जो पर्यवेक्षण है उसको यहाँ के कप्तान साहब देखते हैं और DI साहब देखते हैं। उसके बारे में भी समन्वय जो करना है साइबर क्राइम को लेकर के, क्योंकि छोटे मोटे मामले जो लोकल थाने में दर्ज किए जाने होते हैं वो मुख्यतः ऐसे ही लोग करते हैं जो कि हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज होने ही लोग उस पर भी शामिल होते हैं। उन सबका समन्वय बहुत आवश्यक है। तो समन्वय के लिए यहाँ अफसरों से हमारी पूरी बात हुई है, ट्रेनर बात हुई है, आगे की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। आने वाले टाइम के लिए हम लोगों ने कुछ एक्शन प्लान जो बनाया है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर साइबर क्राइम के जो मामले हैं उसको अच्छे से वर्कआउट करके उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, आम पब्लिक आम जनता इस तरीके की न्यूज़ होती है, उसके पैसे को लेकर काफ़ी बार सवाल उठते हैं, बैंकों में फ्रॉड होता है, उसको रिलीफ नहीं मिल पाती है और बार आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा कदीम में पुराने जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि महाराजगंज पुलिस के अनुसार नाली के पानी व गढ़ही को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा 151 की कार्रवाई कई बार किया जा चुका है। आपको बता दें कि अजय साहनी के परिवार के अनुसार मामला उस वक्त गहरा गया जब एक पक्ष के नाली का पानी सड़क के किनारे जमा होने लगा, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने विवाद करते हुए प्रथम पक्ष के लोगों को लाठी डंडा, लोहे की राड और कुल्हाड़ी से मारने लगे। ऐसा आरोप है, जिससे बचने के लिए अजय साहनी व उत्तम साहनी अपने परिवार के साथ अपने छत पर चले गए, जिस पर प्रमोद यादव उनके साथ 10-15 लोग अजय साहनी के छत पर चढ़कर अजय साहनी उनके परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसमें अजय साहनी, उत्तम साहनी, केवली देवी और रमिता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए अजय साहनी व उत्तम साहनी को मंडलीय हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। जबकि दूसरे पक्ष के अनुसार मौजूदा विवाद पैसे के लेन देन के कारण हुआ है। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। हम सुनवाते हैं क्या कुछ कहा घायल व्यक्ति ने। सजीवन, पिंटू, पंकज, धनेश, उमेश, बरूद, कन्हई, विनोद, रणविजयी, सुधाभान, अंगद, अनिरुद्ध, हरिराम, ये सारे लोग, प्रमोद, ये लोग सारे लोग एकदम टांगी गड़सा लेके सब छत पे चढ़े थे। छत पे मारे, हम लोग घर में जान बचाए, छत पे पूरा मारे पीटे हैं। कुल क्या लोग थे? हम लोग कुल मिला कर 18-20 लोग थे। पूरा गोल बंदी करके इकट्ठा हुए। प्रमुख लोग कौन कौन थे मारने वाले? सुरेश है, बरूद है, कन्हई, दिनेश, प्रमोद, रणविजयी, और क्या कहे? और साहब कह रहे हैं जहाँ से मार देंगे इन लोगों को पूरा परिवार खत्म कर देंगे। देखें तो लोग घर में से कैसे निकले हैं, बहुत दिनों से तार धमकियां दे रहे हैं। और कोई नुकसान हुआ क्या? और नुकसान साहब घर में पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ किया है, सब हम लोग को मारपीट के दमकस्त कर दिए। अभी भी जहाँ से मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ जाओगे, आजमगढ़ जाओगे, चलो हम भी आजमगढ़ चल रहे हैं। तो साहब कुछ भी कर।
आजमगढ़ में अपने विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने हाथों में बैनर व झंडा लिए मार्च निकाला है और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश ने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने भी कहा कि कृषि कानून सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज 26 मार्च को भारत बंद का निर्णय लिया है। इसके समर्थन में किसान संगठनों ने मार्च करते हुए प्रदर्शन किया और क्या कुछ कहा संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश ने, आपको सुनवाते हैं। जयप्रकाश नारायण किसान महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष। आज किस संबंध में ज्ञापन दे रहे, क्या है मामला? आज भारत बंद का आह्वान किया है किसान मोर्चे ने। संयुक्त किसान मोर्चे ने भारत बंद का आह्वान किया है और इस भारत बंद में पूरे देश के किसान भी शामिल हैं, कर्मचारी भी शामिल हैं, मजदूर भी शामिल हैं अलग अलग जगहों पर। हम उस भारत बंद के समर्थन में यहाँ आए हैं और जो तीनों कृषि बिल है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ जो मजदूरों का श्रम कोड आया है उसको ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं और भारत के जो संसाधन है बेचने की जो कोशिश हो रही है, जो सारी संस्थाएं जो हमारे PSU हैं उनको बेचने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हम हैं। और इसके अलावा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज जो सब बंद किए जा रहे हैं, ये कोविड-19 के नाम पर हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल सरकार इन सब चीज़ों को लागू करे, जिसमें हम एक मांग पत्र देंगे और राष्ट्रपति के नाम भेजेंगे। आप जान ही रहे हैं कि सरकार कहीं से भी लोकतांत्रिक जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4 महीने हो गए, आज 4 महीने किसान मोर्चे पर बैठा है और 300 से ज़्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं और 300 किसानों की शहादत से इनको कोई परेशानी नहीं है और ये किसानों को ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि वह इस देश के कोई नागरिक ही ना हो, उनका कोई रोल ही ना हो, जबकि भारत के निर्माण का रास्ता बिना किसानों से नहीं गुजरेगा। और हमें चिंता है इस बात का कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके, कानून जो पुलिस और सेना का प्रयोग करके जिस तरह से किसान आंदोलन को दबाने का सोच रहे हैं मोदी जी, इससे भारत के लिए भारी खतरा हो गया, भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए। और ये बहुत संकट का समय है। हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए इस देश में कि भारत इस समय अपने अस्तित्व के सबसे बुरे संकट से गुजर रहा है। हम अपने अब तक के इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब्दुल कलाम तक नहीं बख्शे जा रहे हैं, जो राष्ट्रपति बनाए गए, जो भारतीय सेना के लिए से गौरव माने जाते हैं, उनको ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं। यानी जो भी इस देश में कोई आवाज़ उठाना चाहता है, जो भी बड़ी शख्सियत हैं, जो बड़े व्यक्तित्व हैं, अगर वह इनके साथ मेल नहीं खाता, इनकी उपासना पद्धति धर्म से, तो सब अब देशद्रोही हो गए, षड्यंत्रकारी हो गए हैं और RSS पूरी तरह से इस देश को बर्बाद करने पर लगा है, गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है। ये चिंता का विषय है और इसको रोकना होगा हम सब लोगों को मिलकर। हम उसी प्रयास में लगे हैं, सारे वामपंथी संगठन हैं, अन्य लोग हैं, सब लोग मिल करके हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथी। पंचायत चुनाव में आरक्षण की अंतिम सूचना जारी कर दी गई है और 20 मार्च को जारी अनंतिम सूची के आधार पर ही चुनाव होगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच पंचायत चुनाव की याचिकाओं को लेकर सुनवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अधिसूचना जारी कर दे रही है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और इस अधिसूचना का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कितना हास्यास्पद है व चैलेंजेबल है कि एक तरफ वर्ष 1995 के हिसाब से सरकार आरक्षण की व्यवस्था लागू कर रही है, तो ही जब उच्च न्यायालय में मामला गया तो सरकार जवाब दाखिल करा रही है कि 2015 के हिसाब से भी आरक्षण लागू किया जा सकता है। श्री सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है, जिसको राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने भी स्वीकारा था। श्री सिंह ने भी कहा कि इस मामले को लेकर वो उच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि कई जिलों के प्रतिनिधियों की तरफ से ये याचिका लगाई गई है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने, सुनवाते हैं आपको। कोर्ट में साफ तौर पर ये बात हुई, एक तरफ तो सबसे पहले यही ऑब्जेक्शनेबल थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही है और उत्तर प्रदेश अधिसूचना जारी कर रही है। ये गलत था, आर्बिट्रेटरी था, चैलेंजेबल है।
और इसको हो सकता है चैलेंज किया जाए। सबसे बड़ी जब हमने आपने देखा ये आंकड़े रखे कि जब असंतुष्ट लोग हैं, जब एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा 1995 हमारा ठीक है, 1995 पर लिस्ट आरक्षण की जारी कर दी, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट में मैटर जाता है, तब कहा जाता है 2015 को, तो उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट कर हाँ 2015 भी ठीक है, उसी को बेस बना लीजिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों चीजों को नहीं ध्यान में रखा? नहीं, दोनों चीजों को ध्यान में रखा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये चीज वहाँ की सुनवाई है कि तो वहाँ सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ भी 2 बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लखनऊ बेंच है उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो हमारा ये था कि जब आपने पहली अधिसूचना जारी की, उसके बाद जैसे प्रयाग इतने जनपद के हमारे पास लिस्ट थी, डाटा था, प्रयागराज में पहले 900 आपत्तियां आई, उसके बाद अब जो किया उसमें 2000 आपत्तियां आई, लखनऊ में 671 थी, और उसके बाद अब जो बनाया उस पर 2015 को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट का उस पर 1000 आपत्तियां आ गई। जहाँ आपत्तियां नहीं है वहाँ की लिस्ट जारी कर दी गई है कल रात को। जहाँ पर आपत्तियां थी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, जहाँ की आपत्तियां नहीं थी ठीक है, कर दिया गया, अच्छा किया, लेकिन जहाँ आपत्तियां हैं, ग्राम प्रधान और पंचायत के चुनाव सबसे लोकतंत्र की निचली कड़ी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये निचली कड़ी सबसे मजबूत कड़ी है और उसको सबसे ऊपर लाना है। तो आप एक तरफ तो अधिसूचना जारी करें, एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो ये सब चीजें कंट्राडिक्शन पैदा करती हैं, शांति नहीं पैदा करती हैं। क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? हाँ, इस आदेश के बाद मैं तो आदेश का आज्ञाकारी, यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, हम उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इसको निश्चित तौर पर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, उससे पहले सूचना आ रही, अधिसूचना जारी कर दी गई। ये कंट्रोवर्शियल बात है। सरकार का मतलब है होली का अवसर आ रहा है और ग्राम पंचायत जैसा संबंधित निचली उसकी है चुनाव की बात है, और इसमें इतनी आपत्तियां हैं जो आपने देखा, मैंने कोर्ट में कहा कि जब पहले अधिसूचना जारी हुई तो प्रयागराज जनपद के उदाहरण के तौर पर लें तो 900 आपत्तियां थी। अब जो 2015 के आधार पर बेस बना के हाई कोर्ट का फैसला आया, उसमें 2000 आपत्तियां आ गई। लखनऊ का लें तो 671 पहले आपत्तियां थी, अब 1000 से भी अधिक आपत्तियां। सर, क्या ये अधिसूचना भी आप चैलेंज करेंगे जो अधिसूचना जारी हुई है? ये अधिसूचना सबसे बड़ी विडंबना की बात थी, दुखद बात की। उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज से जुड़े हुए निचले चुनाव को लेके जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही, और आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार कैवेट के रूप में भी आई है, याचिकाकर्ता भी यहाँ मौजूद है। तो जब कैवेट के रूप में आए तो आप सुनाना चाहते हैं, आप सुनाना नहीं चाह रहे, आपका कोई बोल नहीं, कैवेट आपने लगा दिया, आपका कोई एडवोकेट नहीं इस बात को कह रहा है, और फिर उसके बाद ये चीज आ रही है, आप उसमें दुर्भावना फैला रहे हैं लोगों को। जब लोगों को आपत्तियां हैं और आपत्तियां आप डिसाइड ऐसे कर रहे हैं, आर्बिट्रेटली डिसाइड कर रहे हैं, ना आप आपत्तियों में बुला रहे हैं किसी को, ना पर्सनल अपीयरेंस करा रहे हैं, वो तो डिसमिस हो जाएंगे। जब लगाने जाता है आपत्ति व्यक्ति, वो जो प्रधान है, रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे लोकतंत्र की मजबूत कड़ी का व्यक्ति है, जब वो जाता है लगाने तभी उससे कह दिया जाता है ये तो डिसमिस हो जाएगी। इस तो ये लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। अधिसूचना चैलेंज करेंगे आने वाले समय में? हाँ, अधिसूचना भी चैलेंज होगी, क्योंकि इतने दिनों से जब मामला चल रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को सुन रहे हैं, तो ऐसा किस आधार पर किया गया? और आप देख रहे हैं लगातार इस पर सुनवाई हुई, पहले दूसरे से सुनने वाले थे, लेकिन अब आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको सुना, ट्रिपल बेंच ने सुना, और साफ बातें सुनने के बाद हमने ये भी आपत्तियां सारी रखी। जब इतनी आपत्तियां हैं, आप इन्हें कैसे सेटिस्फाई करेंगे? चुनाव का मतलब सभी की सहमति से है। चुनाव का मतलब ये नहीं चुनाव को एक पक्षीय कर दिया जाए। कहाँ 1995 को आधार माना गया, फिर हाईकोर्ट के आदेश में 2015 को भी कह दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाँ 2015 को बेस बना लीजिए। इसका मतलब आप कहीं पर मजबूत नहीं है, कहीं पर टिके नहीं खड़े हैं। आप सीधे से दलित, ओबीसी, बैकवर्ड, अदर क्लास, महिला, जनरल, सबके हितों की रक्षा करना चाहिए।